में आपका स्वागत है। और आज संविधान के अंतर्गत हम अपने अगले टॉपिक मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। क्या होते हैं मूल अधिकार और किस प्रकार इनकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई, क्या क्या प्रावधान है इसके, किनको प्राप्त है मूल अधिकार, किनको नहीं प्राप्त हैं, इन सारे बिंदुओं की हम क्रमानुसार चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार से तात्पर्य वह अधिकार जिनकी जरूरत या जिनकी आवश्यकता हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास एवं समस्त सभी तरीके के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। वह अधिकार जिनके बिना व्यक्ति ना होकर के बल्कि एक सामान्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि स्वतंत्र तो है लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है और वो अपना किसी भी प्रकार का विकास करने के लिए सक्षम नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय लोगों की क्या स्थिति थी। वो लोग, उन लोगों के पास थोड़े बहुत अधिकार तो थे, जैसे कि कुछ काम कर सकते थे, कहीं आ जा सकते थे, लेकिन पूर्णतया उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी क्योंकि हम लोग अंग्रेजों की कॉलोनी थे, हम लोग अंग्रेजों के उपनिवेश थे। भारत जो है अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत आता था और पूरी तरह से भारत पर अंग्रेजों का शासन था। और यह जो स्वतंत्रता थी, जो अधिकार थे, इस तरह के अधिकार और स्वतंत्रता उस समय नहीं हुआ करती थी। इसलिए हम देखते हैं कि यह वह अधिकार होते हैं जो एक सामाजिक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक। यह तो हो गया कि मूल अधिकार क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी क्या जरूरत है। लेकिन यह समझने के लिए इसके पहले हम यह जान लें कि यह आखिर मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा आती कहाँ से है। और जैसा कि इस टॉपिक के तहत जो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो पुस्तक है, जैसे किसी भी एक बुक की बात की जाए तो उसमें हमेशा यह लिखा रहता है कि इसको एक अधिकार पत्र या इस भारतीय जो मूल अधिकार टॉपिक है, यह भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। और इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह की चीजें अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में ये है क्या। तो इसलिए मैग्ना कार्टा शब्द की जो उत्पत्ति है, जो सबसे पहले प्रयोग है, कब किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वास्तव में यह शब्द ब्रिटेन के इतिहास से निकल करके आया है, ब्रिटेन की राजनीति से निकल करके आया है। और ब्रिटेन में जब यह 1215 की, लगभग 1215 ईस्वी की बात है, उस समय ब्रिटेन में भी राजतंत्र हुआ करता था। राजा ही वहाँ पर शासन करते थे और उनके कुछ सामंत होते थे। सामंत मतलब जैसे उनको सैनिक सहायता देने के लिए होते थे और कई सारे सामंत होते थे। तो उस समय सामंतों के दबाव में आकर के
सामंतों के दबाव में आकर के वहाँ के राजा ने जनता को कुछ रियायतें दी, कुछ स्वतंत्रता दी और एक विस्तृत अधिकार पत्र घोषित किया, जिसको उस समय क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। और आज कई बार संविधान में भी और उसके पहले मुगल शासन में भी, जब 1717 में फर्रुखसियर अंग्रेजों को राजस्व संबंधी कुछ बंगाल में कुछ अधिकार देता है, उसको भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं कि भारत में भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये सारी बातें किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, हमारे मूल अधिकारों से जुड़ी हुई हैं जो जनता को मिली। तो इस चीज़ को हम कई बार देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में यह कहाँ से लिया गया, किस तरह के अधिकार हैं और इनका प्रयोग कैसे किया गया, कैसे संविधान में इनको लाया गया। क्योंकि यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित नहीं है। जो भारत में जो मूल अधिकारों का कंसेप्ट है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित ना होकर के बल्कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिकी संविधान क्या कहता है, अमेरिकी संविधान में जो अधिकारों की बात की गई है वो भारतीय संविधान में भी उसको काफी हद तक अपनाया गया है। और मूल भारतीय संविधान में सात प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा की जाती है, जो एक एक कर हम देखते हैं। पहला, समता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक रखा गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद 23 और 24 के तहत रखा गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अनुच्छेद 25 से 28 के बीच रखा गया है। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको अनुच्छेद 29-30 में रखा गया है। छठा जो मूल अधिकार था, जिसको अब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया और अब वो मूल अधिकार न होकर के बल्कि एक संवैधानिक अधिकार बन के रह गया, वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और यह था अनुच्छेद 31 के तहत, इसको अब समाप्त कर दिया गया यहाँ से। और सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इसको अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कोई उस तरह का अधिकार नहीं है कि इसके थ्रू आपको कोई चीज़ किसी प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि इसका प्रयोग आप उपयुक्त सभी स्वतंत्रताओं को बचाए रखने के लिए और डायरेक्ट जो है कोर्ट में अपील करने के लिए इसका प्रयोग आप करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, अब इसको हम विस्तृत अध्ययन करने से पहले आपको संविधान की कुछ मूल अधिकारों की कुछ विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसको पूरा समझाने में आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा और लास्ट तक जाने में शायद इसके लिए हमें 1 या 2 लेक्चर लेने पड़ सकते हैं। इसलिए इसके स्टार्टिंग में ही हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं और फिर एक एक अनुच्छेद के माध्यम से बात करेंगे किसकी, सभी मूल अधिकारों की। ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं? मूल अधिकारों की विशेषताएं जैसे पहला, यह जो मूल अधिकार हैं यह आपको राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, अर्थात इनको बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए आप डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 32 जो दिया गया है आपको, उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट्स, अर्थात जो राज्य की जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें आप जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो जो इसकी पहली विशेषता है वो क्या है कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात जो भारत के पूर्ण नागरिक हैं उनको प्राप्त है। और वो उसके तहत कौन कौन से अधिकार आते हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसके तहत हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ इतना जान लीजिए कि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब दूसरा, मूल अधिकार वादयोग्य है। वादयोग्य से क्या तात्पर्य है? या इसको न्यायिक कह सकते हैं, अर्थात इसको लागू करने अथवा इसको बचाने के संदर्भ में हम डायरेक्ट जो है न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से अप्रोच कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय चूंकि भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकारों का संरक्षक है, उसको गारंटी प्राप्त करता है, तो वह हमेशा इनको बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तीसरी जो विशेषता है मूल अधिकारों की वह यह है कि यह अत्यंतिक अथवा जान लीजिए असीमित नहीं है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, अर्थात इस पर जो है युक्तियुक्त प्रतिबंध है, युक्तियुक्त प्रतिबंधों के साथ ही इनके प्रयोग की अनुमति है। और चौथा, आपातकाल के दौरान उसमें भी आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपात के दौरान इनको जो है कुछ समय के लिए हटाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल के समय कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो आपातकाल के समय हटाए जा सकते हैं, और कौन कौन से जो मूल अधिकार हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी हटाया नहीं जा सकता, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद
20 अर्थात दो सिद्धि के लिए संरक्षण का अधिकार, और आर्टिकल 21 अर्थात राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। यह दो ऐसे अधिकार हैं जिनको कि आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको गारंटी दी गई है कि वह इन अधिकारों के संरक्षण के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पर मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं एक एक अनुच्छेद वाइज, जो है आर्टिकल वाइज, कि कौन कौन से अनुच्छेद में किस प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है और क्या उनकी खास विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 12 की। क्या दिया हुआ है आर्टिकल 12 में? आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। इन अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा दी हुई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है और अधिकार किसको मिले हुए हैं, किसके विरुद्ध मिले हुए हैं और कितने हद तक मिले हुए हैं, अर्थात उनका प्रभाव क्या है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत संघ, केंद्र सरकार, इस राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, अर्थात विधायिका, केंद्रीय विधायिका, संसद, विधानमंडल, और इन सरकारों के अंतर्गत आने वाले समस्त कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, एवं कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इस राज्य की परिभाषा के तहत आती हैं और आगे चल करके इनका महत्वपूर्ण जो भूमिका है मूल अधिकारों से के संबंध में, उनको लागू करने के संबंध में या उनके विरुद्ध, उस चीज को हम समझते चलेंगे। अब बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 की, अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से असंगत विधियों के संदर्भ में, असंगत विधियों के संदर्भ में, अर्थात राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकता जो आपके मूल अधिकारों पे चोट करता हो, उनको कम करता हो अथवा उनको समाप्त करता हो। और अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो उसके प्रभाव, अर्थात उसके न्यून करने के प्रभाव तक उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? आपकी न्यायपालिका के द्वारा। क्यों न्यायपालिका के द्वारा ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि न्यायपालिका के पास, आप जानते हैं, जुडिशरी या जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। क्या होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर? न्यायिक समीक्षा की पावर क्या होती है कि जो आपका न्यायपालिका है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, वह किस आधार पर निर्णय लेती है। अगर भारतीय नागरिक के किसी अधिकार पर अगर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा चोट पहुंचती है, उसके अधिकार को कम किया जाता है और वह संविधान सम्मत नहीं है, तो न्यायपालिका स्वतः हस्तक्षेप करके उसको अपनी विवेक की कसौटी पे कस के देखेगी कि वास्तव में यह जो कानून बनाया गया है विधायिका द्वारा, यह देश हित में है कि नहीं है, यह उस व्यक्ति के हित में है कि नहीं है,
और अगर वह गलत पाया जाता है तो उसको न्यायपालिका द्वारा उसको वहां तक शून्य कर दिया जाएगा, अर्थात जहां तक वह विधि जो है उसको गलत तरीके से समाप्त करने की दिशा में काम कर रही होती है, वहां तक न्यायपालिका द्वारा उस कानून को शून्य कर दिया जाता है। अर्थात पूरे कानून को शून्य नहीं किया जाता है और सिर्फ मूल अधिकारों से असंगत विधियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 14 की तरफ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता की बात करता है और इसके साथ साथ क्या कहता है? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इस दोनों में क्या अंतर है? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इसको हम समझ रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? विधि के समक्ष समता क्या है कि कानून के नजरों में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी व्यक्ति एक समान हैं, चाहे वो कोई भी हो। बस कुछ अपवादों को छोड़ करके, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं कुछ बड़े पदाधिकारी, राज्यपाल, क्योंकि उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उनको किसी भी कोई भी अगर आरोप उनके ऊपर लगता है तो चूंकि वो एक भारत का राष्ट्र प्रमुख है और कुछ राज्य प्रमुख हैं जैसे राज्यपाल, तो डायरेक्ट आप उनको जो है कोर्ट में नहीं बुला सकते हैं, डायरेक्ट उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट कहीं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रमुख लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के संदर्भ में यह आर्टिकल 14 जो है प्रावधान करता है विधि के समक्ष समता की, और सभी को कानून की नज़रों में एक समान समझा जाएगा, ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। अब हम बात करेंगे विधियों के समान संरक्षण की। तो विधियों के समान संरक्षण में क्या कहा गया है? यह जो आपका विधि के समक्ष समता की जो बात की गई है, यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, जबकि यह यूएस से अर्थात अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। विधियों का समान संरक्षण, और विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति समान परिस्थिति है, समान परिस्थिति में अगर दो व्यक्ति समान परिस्थिति में अगर दो व्यक्ति कोई कार्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो उनको समान कानूनी प्रक्रिया द्वारा उनके संदर्भ में न्याय किया जाएगा। और अगर दो व्यक्ति असमान प्रकृति के हैं या असमान परिस्थिति में रह रहे हैं, इसको भी क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा कि यह समान और असमान परिस्थिति क्या है और यह व्यक्ति किस 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 प्रकार के हैं। जैसे मान लीजिए एक 30 वर्ष का नवयुवक है और वो उससे किसी प्रकार का कोई गलत काम हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है। अगर 30 वर्ष का नवयुवक है और पूरी तरह से स्वस्थ है और अगर वो किसी को गोली मार दे, मान लिया जाता है कि किसी को गोली मार देता है, और वहीं एक कोई 35 या 40 साल का भी कोई व्यक्ति है और उसके द्वारा सेम अपराध किया जाता है, तो दोनों को सजाएं विधि के समक्ष समता के अनुसार समान परिस्थिति है। यहाँ पर विधि का समान संरक्षण के तहत समान सजाएं दोनों को मिलेंगी। यहाँ पर दोनों को जो सजा दी जाएगी, कोई भी सजा दी जाए, चाहे जेल चाहे फांसी, तो दोनों को समान सजाएं दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर असमान परिस्थिति में क्या है, एक व्यक्ति तो 30 वर्ष का है, पूरी तरह से पूरे होश में और पूरी तरह से स्वस्थ है, और वह किसी का मर्डर कर देता है या कोई चोरी कर लेता है, मान लिया कोई चोरी कर लेता है, और एक व्यक्ति जो नाबालिग है लड़का, वो 10 वर्ष का है और इससे अनजाने में मान लिया कहीं कोई गन रखी हुई है, कोई चाकू रखा हुआ है और किसी को लग जाता है और इससे कोई गलती हो जाती है वही गलती इससे होती है, तो इसमें आप दोनों को एक समान सजा नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि यह एक अबोध बालक नाबालक बालक है और यह कुछ भी नहीं जान रहा होता है कि वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ है या सामने वाले के साथ क्या हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह से जान रहा है चीज़ों को। यह नवयुवक 30 वर्ष का पूरे होशो हवास में अपने मर्डर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि विधि, अगर विधि के समक्ष समता की बात आती है यहाँ पर, तो दोनों ही व्यक्तियों को, दोनों ही इस व्यक्ति को भी और इसको भी, दोनों को जो सजा इसको मिलती वही सजा इसको मिलती, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से न्याय नहीं होता। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये है कि दोनों की परिस्थितियां असमान हैं, दोनों की अवस्था में असमानता है, इसलिए दोनों के साथ अलग अलग कानूनी व्यवस्था के तहत दोनों को न्याय दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है? विभेद के प्रति कुछ दशाओं में विभेद के प्रति संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। और वो कौन सा अधिकार है? आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है वह नागरिकों के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य नागरिकों के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। यहाँ पर एक तो केवल, दूसरा विभेद, इन दो शब्दों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये जो 5 चीजें दी हुई हैं, 5 आधार दिए हुए हैं, जिनके खिलाफ जो है संविधान में राज्य को मनाही की गई है कि आप केवल इन चीजों के आधार पर जो है नागरिकों के साथ विभेद नहीं कर सकते हैं। अर्थात क्या आप बाकी चीजों के साथ, बाकी आधारों पर आप नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है, लेकिन तब भी यह चूंकि अनुच्छेद 15 सिर्फ नागरिकों के लिए है और इसका लाभ सिर्फ नागरिक ले सकते हैं, अर्थात कम से कम जो विदेशी हैं वो इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनके खिलाफ भेदभाव किया जा सकता है राज्य द्वारा। और इस अधिकार से चूंकि ये वंचित हैं, इसलिए भारत में अगर ये हैं तो धर्म के खिलाफ, नस्ल के खिलाफ, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। संविधान में इसकी व्यवस्था है। साथ ही एक मामला देखते हैं जाति से संबंधित। एक सेकंड, इसको देखते हैं। चंपाकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ यह था कि यह चंपाकम दोराई राजन जाती हैं मद्रास यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा कहा जाता है कि हमारे यहाँ सारी सीटें फुल हो चुकी हैं और हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते। तो इन्होंने जो है कहा कि, और इन्होंने जो है आरक्षण के आधार पर कहा कि हमारे यहाँ चूँकि जाति आधारित आरक्षण है, उस आरक्षण के हिसाब से
आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही हैं और हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते, तब इन्होंने कहा कि आप संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ मेरे साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, अर्थात जाति के आधार पर जो भेदभाव आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है और मुझे एडमिशन मिलना चाहिए। तब इस यूनिवर्सिटी द्वारा, मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा यह कहा गया कि आपको आपका एडमिशन हम यहाँ नहीं ले सकते, आपको जहाँ जाना है आप जा सकती हैं। तब यह सुप्रीम कोर्ट पहुँचती हैं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती हैं कि आप मुझे मिले संवैधानिक मूल अधिकारों का संरक्षण करिए और यहाँ पर एडमिशन लेने में मेरी मदद करिए। तब सुप्रीम कोर्ट जब इस पे हियरिंग सुनती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि सही बात है, आपके अधिकारों का जो है हनन हुआ है और आपके साथ न्याय होना चाहिए। और इसमें जो है फैसला आता है, इसमें जोड़ा जाता है एक अनुच्छेद 15(4) और राज्य से कहा जाता है कि आप संसद में इसमें प्रावधान करिए और यह अनुच्छेद 15 में इसको संशोधित करके जोड़िए और तब जाकर के आप इस जाति को आधार बना करके आप भेदभाव कर सकते हैं। क्योंकि जाति आधारित जो भेदभाव था वह उसमें बहुत ज़्यादा गलत इसलिए नहीं था, उसको सही ठहराया गया। इसलिए गलत नहीं उसको ठहराया गया क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि SC ST आरक्षण दिया जाए। क्यों? क्योंकि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से इनकी स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई थी और इनको मूल जो है पेरिफेरी से इनको सेंटर में लाने के लिए यह जरूरी था कि इनके साथ कुछ विशेष प्रावधानों, कुछ विशेषाधिकार दिए जाएं, कुछ विशेष प्रावधानों का जो है वर्णन या इनको जो है कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं, जिसके तहत यह भी अपनी स्थिति में सुधार करें और यह पेरिफेरी से सेंटर तक आ सकें और सभी लोगों के साथ समान विकास में भागीदार बन सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संसद में संशोधन होता है और इसमें 15(4) क्लास 4 जोड़ा जाता है और तब जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को इसमें गलत नहीं ठहराया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में एकदम जो है आसान चीज दी गई है। उसमें क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता, अर्थात यहाँ भी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर इसमें भी किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखते हैं कि आज भी भारत में SC ST OBC इन सबको जो है विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में, विभिन्न सरकारी नियोजनों में और उसके बाद तमाम तरह के पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है। तो उसका प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है, अर्थात संविधान में इसकी बाकायदे व्यवस्था की गई है। तो इस तरह संविधान में आर्टिकल 16 में 16(4) में इसको जोड़ा गया और बाद में इसको वैध ठहराया गया कि आप इस आधार पर विभेद कर सकते हैं, क्योंकि यह विभेद गलत नहीं है, सही इस आधार पर है क्योंकि आप सभी को समाज में न्याय स्थापित करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं, आर्थिक न्याय लाना चाहते हैं और इस तरह से इस भेदभाव को उचित ठहराया गया है। ठीक है, और हाल की जो घटना है वो क्या है, 103 में संविधान संशोधन
103वां जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम जो बना, उसके तहत अब EWS अर्थात जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं, उनको भी अब 10% का आरक्षण दिया जाएगा। जहां जहां भी SC ST OBC को आरक्षण मिलता था, जैसे सरकारी संस्थान हुए, सरकारी शैक्षणिक संस्थान हुए, या नौकरियों में, विभिन्न नौकरियों में आरक्षण की बात हुई, तो उसमें उस सब में अब इस वर्ग को भी शामिल कर लिया गया, और वो जो आरक्षण था 49.5% तक था, 49.5% जो आरक्षण हुआ करता था, उससे अलग 10% अर्थात अब 59.5% आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। आप जानते हैं कि बहुत सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है वो जाति, धर्म और नस्ल इत्यादि कई आधारों पर बटा हुआ था, और कई लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता रहा, हमेशा छुआछूत किया जाता रहा, जिसकी समाप्ति के लिए आधुनिक भारत में अर्थात भारत की स्वतंत्रता के साथ ही उस भेदभाव को, और उसके पहले भी प्रयास किए गए, ऐसा नहीं है कि संविधान बनने के बाद ही प्रयास किए गए, उसके पहले भी कई समाज सुधार कार्यक्रमों, कई आंदोलनों के माध्यम से, कई समाज सुधारकों द्वारा, और जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान सभा के निर्माता भी रहे, उनकी बड़ी भूमिका रही इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए। और चूंकि वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करी गई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात अगर आज के समय में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव, छुआछूत, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किस आधार पर करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा और उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 अर्थात उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है, अर्थात अब भारत में कोई भी व्यक्ति नाना प्रकार की जो उपाधियां लेते थे लोग, राजाधिराज, महाराज, जो कि एक आम आदमी से कुछ अलग फीलिंग, कुछ अलग अनुभव, कुछ अलग उसके अंदर जो भावना आती थी, और लोगों के अंदर तमाम निकृष्ट भावनाएं आती थी, उसको उसकी समाप्ति के लिए और सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए इस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया संविधान बनने के बाद। जबकि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया, जैसे किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा संबंधी उपाधि, शिक्षा संबंधी उपाधि जैसे PhD होल्डर, डॉक्टर्स लगाते हैं, इस तरह की। और इसके साथ साथ कुछ प्रमुख पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि, इस तरह की उपाधियां इसी आर्टिकल के तहत आती हैं। और यह व्यवहारिक हैं, चूंकि यह व्यवहारिक हैं, लेकिन इसमें भी यह कहा गया है कि आप भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर किसी कोई विदेशी
उपाधि धारण, विदेश द्वारा दी गई किसी उपाधि को आप धारण नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मूल अधिकारों के संदर्भ में जो भी आर्टिकल्स रहे वो आपको समझ में आया होगा। और चूंकि यह टॉपिक काफ़ी लंबा है तो इसका अगला सेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।